हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 का असाइनमेंट, जिसमें 2024 से रिलेटेड जितने भी VVI ट्रिपल भी क्वेश्चन होंगे वो सभी करवाएंगे आपको। तो लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस का आज होगा बहुत ही बढ़िया संगम, जो चैप्टर 3 से रिलेटेड है और सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करेगा इजी लैंग्वेज में। तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए और एक एक क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। चैप्टर 3 से जितने भी रिलेटेड प्रश्न होंगे सभी को डील करते चले जाएंगे। चलिए, तो एक एक करके सब जुड़िए और ध्यान से जो है कि देखने का काम करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन से चैप्टर 3 में आपके असाइनमेंट से चैप्टर 3 का जो है असाइनमेंट में आपका शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन से कोलेस्ट्रम क्या है, यानी कि कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर बहुत ही ज़्यादा इजी है कि हम ये लिख सकते हैं कि प्रसव के बाद स्त्री के स्तन ग्रंथि से जो गहरे पीले रंग के मिल्क स्रावित होते हैं उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ओके, ये काफी को बढ़िया आंसर है। उसके बाद नीचे एक ठहरा मार के इसमें लिख देंगे कि कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। काफी आसान तरीके से बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बस इतना ही लाइन आपको, एक एंटीबॉडी IgA पाया जाता है, इस पॉइंट को लिख दे तो काफी, और गहरे पीले रंग का होता है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। दूसरी बात ये है कि कोलेस्ट्रम संक्रमण से बचाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उसे संक्रमण से बचाने का काम कोलेस्ट्रम के द्वारा किया जाता है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका स्टेम सेल क्या है। सेल क्या है क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर हो जाता है कि आपको पता होगा, ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में बताए होंगे, ब्लास्टुला, गैस्टुला, मोरुला, ये सभी। तो ये क्वेश्चंस जो है ब्लास्टुला से रिलेटेड है। तो कहा जाता है कि ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास में विशिष्ट कोशिका का समूह होता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। ये क्या करता है, तो इसके अंदर पोटेंसी होती है, यानी इसके अंदर ताकत होती है जो शिशु फीटस के उत्तक और उसके अंगों को बनाता है। तो यहां लिखेंगे कि यह फीटस के उत्तक एवं अंगों को बनाता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बनाता है। इस पर स्टार हम जो है कि लगाएंगे। ये लघुतरीय प्रश्न में आपका टारगेट है कि स्टेम सेल क्या है। तो इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, अगर राइट डाउन यानी कॉपी डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है
स्पर्म का डायग्राम बनाना है। तो स्पर्म के डायग्राम में आप देखिएगा, सिंपलरली स्पर्म का जो डायग्राम है वो आप डील कीजिएगा। तो स्पर्म के डायग्राम को आप डील कीजिएगा। सिंपल में बनाना है, ज़्यादा हाईफाई नहीं बनाना है आपको, सिंपलरली आपको डील करना है स्पर्म का डायग्राम। इस तरह से इस तरह से। तो ये सिंपलरिटी डायग्राम को आपको डील करने का काम करना है। ये सभी जो है ये सभी केंद्रक हो गया, और ये हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गया, और ये हो गया एक्रोसोम, एक्रोसोम हो गया। सिंपल से लेबलिंग करते जाना है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है ये सेंट्रियोल हो गया, सेंट्रियोल हो गया, और ये हो गया गर्दन, है ना। और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया इसका सिर, शुक्राणु का सिर हो गया। और इस तरह से जो रहता है इसके मध्य भाग पर, ये हो गया इसका मध्य भाग पर जो है ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, मध्य भाग पर इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये पूरा शरीर क्या है, मध्य भाग है, मध्य भाग है। और ये हो गया पूंछ, यानी कि पूंछ। और ये हो गया अंतिम सिरा, अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा हो गया। और बीच से जो आया हुआ है इस तरह से बैलेंस करने के लिए जो रहता है इसके पूंछ पर, मध्य सिरा से जुड़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं, यहाँ पर इस तरह से फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं अक्षीय तंतु, अक्षीय तंतु इसको जो है कि कहा जाता है। ठीक है, अक्षीय तंतु कहा जाता है। शुक्राणु के 4 भाग होते हैं। जब भी क्वेश्चंस डायग्राम बेस पूछे, शुक्राणु का चित्र बनाए, तो इस तरह से इसका सिर लिखना है, ऊपर वाला एक्रोसोम हो जाएगा, बाहर और पूरा हेड जिससे घिरा हुआ है सिर वो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसके सिर पर ही केवल होता है, ये ध्यान रखेंगे। और अंदर में इतना बड़ा क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक में
गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, यानी केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ क्या होते हैं, इसके अंदर भरे होते हैं। नीचे वाला हिस्सा गर्दन होता है, गर्दन पर सेंट्रियोल होते हैं, और सेंट्रियोल जो होते हैं गर्दन पर होते हैं, और इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसके नीचे वाला हिस्सा चौड़ा होता है, इसको मध्य भाग कहते हैं, जहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे टेल में गति आती है। तो ये शुक्राणु का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरी का डायग्राम। तो ओवरी के अनुप्रस्थ काट का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम ओवरी का लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओवरी का चित्र बनाए। ओवरी का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, आपका 4th हो जाएगा असाइनमेंट से। 4th क्वेश्चन है ओवरी का चित्र बनाए। ओवरी का चित्र, तो ओवरी का भी चित्र आपको सिंपल बनाना है, ज्यादा हाईफाई नहीं बनाना है, एकदम सिंपल। इस तरह से सिंपल बनाने का काम करना है, बहुत इजी लैंग्वेज में, जो कि नंबर भी आपका आ सके। इस तरह से इसमें इस तरह से केंद्रक दे देना है। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है ये, जर्मिनल एपिथेलियल है, जिसको कुबाइडल एपिथेलियल भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से ये हो गया रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी हो गया, ये हो गया रक्त वाहिनी। और ये वाला भाग हो गया मेडुला, इस भाग को कहते हैं मेडुला, और इस भाग को कहते हैं कॉर्टेक्स, यानी मेडुला और कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है। अब कहते हैं कि मेडुला जो होता है परिधि, ये सेंट्रल भाग होता है ओवरी का, और कॉर्टेक्स होता है इसका परिधीय भाग होता है। बाहर वाला जो आवरण है इसको कहते हैं जनन उपकला अस्तर, है ना, इस तरह से। अब कहते हैं जड़ उपकला स्तर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स मान लिया जैसे कि बनता है, यहां देख लेते हैं कि ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया। प्राइमरी फॉलिकल्स से आपका जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रहा है, यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, सेकेंडरी से बनेंगे आपका जो है टर्सरी फॉलिकल्स बन रहा है, टर्सरी फॉलिकल्स बन रहा है। टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम होता है इस तरह से, इसको हम लोग एंट्रम भी बोलते हैं, एक खाली जगह है। और एंट्रम से जो है कि ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल पीएफ हो गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल एसएफ हो गया, ये टीसी, ये टीएफ हो गया, टर्सरी फॉलिकल हो गया,
और ये हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इसको कहते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। एक ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग जो है दूसरे हिंदी में कह सकते हैं परिपक्व फॉलिकल, इसको हम लोग कहते हैं परिपक्व फॉलिकल। तो ये हो गया आपका जो है कि अंडाशय का चित्र। काफी सिंपल, ज्यादा बड़ा इसमें बनाना नहीं है। लघुत्तरीय प्रश्न में जब भी पूछे तो इस तरह से ही आपको डायग्राम बना के निकलना, जिसके रास्ते से रक्त वाहिनी अंदर जाता है, ये पूरे रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। तो ये अलमंड शेप का होता है। इस तरह से आप देखिएगा, चित्र का नाम में आप लिखिएगा अंडाशय के अनुप्रस्थ, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र। इस तरह से लिख करके नीचे कवर कर दीजिएगा। तो ये हो गया प्राथमिक पुटिका, और ये हो गया द्वितीय पुटिका, और ये हो गया तृतीय पुटिका, ये हुआ परिपक्व पुटिका। और इसी के अंदर में अंडाणु बनता है, परिपक्व होकर के बाहर आता है। ठीक है, ओके। लेकिन इसके एंट्रम पूछेगा कहाँ होता है, तो इसमें होता है द्वितीय टर्सरी फॉलिकल में। ठीक है, तो इस तरह से कवर करना, ज्यादा हाई फाई इसको बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्राफियन फॉलिकल का चित्र बनाए। ठीक है, चलिए तो उसको देखते हैं। कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया ग्राफियन पुटिका का चित्र। तो ग्राफियन पुटिका के चित्र में हम लोग देखेंगे इस तरह का डायग्राम सिंपलरली बनाएंगे, है ना। इस तरह से डायग्राम सिंपलरली बनाएंगे, ज्यादा हाई फाई नहीं बनाना होगा। ये हो गया थीका एक्सटर्ना, और ये हो गया थीका इंटरना, और ये हो गया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, है ना। ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा हो गया। ये हो गया द्वितीय ओसाइट, और ये हो गया कुमुलस उफेरस, कुमुलस उफेरस हो गया। तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, इसका बाहर वाला जो आवरण है, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना जो मोटा होता है, इसको बोलते हैं थीका इंटरना जो पतला होता है। ये वाला हो गया इसका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जो क्या करता है अंदर में है, और इसके अंदर में क्या होता है लिक्वोर फॉलिकुली, लिक्वोर फॉलिकुली होते हैं। ये हो गया लिक्वोर फॉलिकुली, जिसके अंदर में द्वितीय ओसाइट होते हैं जो बाहर निकलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम के रूप में, और ये नीचे जिससे जुड़ा रहता है इसका नाम है कुमुलस उफेरस। अब इस तरह से ये पूरा सेल्स होते हैं, इस तरह से पूरा कवर किया हुआ रहता है। आप इस तरह से कवर नहीं भी कर सकते हैं, या कर देगा तो वो भी आपको इजी लैंग्वेज में दिमाग में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चित्र का नाम आप लिखिएगा फिगर में करके, ग्राफियन पुटिका का, ग्राफियन पुटिका या ओवेरियन फॉलिकल यानी कि अंडाशय पुटिका, ग्राफियन पुटिका का चित्र इस तरह से कवर करने का काम करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसओ और एसएसओ के बीच अंतर लिखें। अब उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसओ एवं एसएसओ के बीच अंतर लिखना है। प्राथमिक लिंग और द्वितीय लिंग अंग के बीच में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। तो प्राथमिक लिंग और द्वितीय लिंग अंग के बीच में क्या क्या अंतर होगा उसको देखिएगा। सबसे पहला जो अंतर है इसका वो ये है कि यह युग्मक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इधर क्या है, यह युग्मक का संवहन करता है, ये निर्माण नहीं करता, संवहन करता है, यानी यहां से वहां तक पहुंचाता है। दूसरा अंतर लिखेंगे कि दूसरा अंतर हो जाएगा कि पीएसओ यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये क्या करता है, यह अंडाशय एवं टेस्टिस जिसको बोलते हैं वृषण, यह अंडाशय एवं वृषण के रूप में होते हैं। यानी कि स्त्री के बोला जाए पीएसओ अंडाशय है, पुरुष का क्या है तो वृषण। इधर लिखेंगे 2 नंबर, यह शुक्रवाहिनी, ये पुरुष की बात हो रही है, शुक्रवाहिनी, यह शुक्रवाहिनी कोमा शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि कोमा अंडा, ये क्या उसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका कोमा गर्भाशय ईटीसी के रूप में होते हैं, बस। पीएसओ और एसएसओ में जैसे अंतर आएगा तो इसी तरह 2 को लिखेगा, ज्यादा लिखने का आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका नाम है कि टेस्टिस ओवरी के 2 कार्य लिखे। तो 2008 में भी ये क्वेश्चन आया था कि टेस्टिस ओवरी के 2 कार्य लिखे। तो पहला काम होगा कि यह शुक्राणु का उत्पादन शुक्राणु जनन नलिका से करता है, या शुक्राणु का उत्पादन शुक्राणु जनन नलिका से करता है। दूसरा, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कार्पस लुटियम से स्रावित करता है। एक मिनट, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेडिक सेल से, लेडिक कोशिका से स्रावित करता है। ये हो गया। उसके बाद ओवरी में अगर पूछ रहा है, ओवरी के 2 कार्य लिखना है तो काफी सिंपल है, इसको आप इस तरह से लिखिएगा। ओवरी के 2 कार्य कि ओवरी के 2 कार्य जब भी पूछा तो पहले लिखेंगे कि यह अंडाणु का उत्पादन ग्राफियन पुटिका से करता है। ये काफी सिंपल लैंग्वेज है।
इस अनुसार से अब लिखते हैं तो नंबर आपका भी ज्यादा स्कोरिंग आता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं जिसका नाम होगा कि यह अंडाणु का उत्पादन ग्राफियन पुटिका से करता है। दूसरा लिखेंगे यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन किससे करता है? तो कार्पस लुटियम से करता है। कार्पस लुटियम से करता है। तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं। टेस्टिस के दो काम जब पूछे, दो मेजर वर्क, मेजर फंक्शन का मतलब होता है मुख्य कार्य लिखना है, आंसर नहीं लिखना है। शुक्राणु का उत्पादन शुक्राणु नलिका से करता है कौन? टेस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेडी कोशिका से स्रावित करता है। दूसरा ओवरी, यह अंडाणु का उत्पादन ग्राफियन पुटिका से करता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कार्पस लुटियम से करता है। इस तरह से हमको ध्यान देना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका नाम है चैप्टर 3 से एक्रोसोमल रिएक्शन, यानी कि एक्रोसोमल प्रतिक्रिया क्या है, आप इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्रोसोमल प्रतिक्रिया। एक्रोसोमल प्रतिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर एक लाइन में सिंपल हम निकालेंगे कि अंडाशय यानी कि अंडाणु के जोना पेलुसिडा तथा अंडाणु के जोना पेलुसिडा जो ओभम होते हैं उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो अंडाणु के जोना पेलुसिडा तथा शुक्राणु के एक्रोसोम के बीच प्रतिक्रिया को एक्रोसोमल प्रतिक्रिया कहते हैं। एक्रोसोमल प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन है, यानी कि इंडोमेट्रियम भित्ति का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है कि यह ब्लास्टोसिस्ट को या सिंपल में लिखेंगे कि यह भ्रूण के आरोपण में भाग लेते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट ही तो आगे चल के भ्रूण बनाएगा। यह भ्रूण के आरोपण में भाग लेते हैं। यहाँ पर भ्रूण के रूप में क्या मिलेगा? ब्लास्टोसिस्ट ही क्या करता है? ये हो गया जो है कि इंडोमेट्रियम वाल बताए होंगे, ये ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिल्स जो होता है ये क्या करता है? इंडोमेट्रियम वाल से चिपकता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आरोपण। तो आरोपण में जो भाग ले रहा है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट को चिपका कौन रहा है? इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम आपका गर्भाशय का सबसे भीतरी स्तर है। मायोमेट्रियम होता है इपीमेट्रियम, है ना, एक होता है इपीमेट्रियम, उसके बाद होता है मायोमेट्रियम, उसके बाद होता है इंडोमेट्रियम। तो इपीमेट्रियम सबसे बाहर होता है और मायोमेट्रियम बीच में होता है, उसके नीचे जो होता है वो होता है इंडोमेट्रियम। तो उसी से क्या करता है? भ्रूण चिपकता है। तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं? भ्रूण का आरोपण या ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण। तो इसमें इन्वॉल्व कौन हो रहा है? इंडोमेट्रियम भित्ति। तो इसका काम हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टेशन पीरियड एवं
प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं गर्भावस्था। चलिए, एक होता है गर्भावस्था, क्वेश्चन से। तो गर्भावस्था क्या है? गर्भावस्था जिसको हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं, प्रेगनेंसी। तो कहते हैं कि स्त्री के प्रजनन अंग, स्त्री के शरीर में स्त्री के शरीर में भ्रूणीय विकास शुरू हो जाती है तो इसे गर्भावस्था कहते हैं। यानी कि ये हो गया। अब इसका डायग्राम आपको बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसे प्लेसेंटा वगैरह दिखाइएगा, लेकिन प्लेसेंटा तो इस बार याद भी नहीं करना आपको है। सिंपल में इतना लिखिएगा, स्त्री के शरीर में भ्रूणीय विकास शुरू हो जाता है तो इसे हम गर्भावस्था कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी कहते हैं। फिर अगर कोई पूछता है कि गर्भकाल क्या है, एक लाइन और हमको देखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान भेजिना का साइज बढ़ जाता है और भलवा से चिपचिपा पदार्थ लगातार स्रावित होता है। तो इस तरह से आपको पूरा ध्यान देना है। चलिए, तो अब आता है गर्भकाल, जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, है ना। तो कहते हैं कि वह समय, यानी स्त्री के शरीर में शिशु का विकास एक निश्चित समय तक होता है, जिसे गर्भकाल कहते हैं। तो ऐसे करके आपको याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है स्कोरटम क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको आराम से रिपीट कर लीजिए और उसको लिख लीजिएगा। चलिए, स्कोरटम क्या है, इसको आप यानी कवर करने का काम करेंगे। स्कोरटम क्या है, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कोरटम क्या है। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है। यह एक पाउच है जो एब्डोमिनल गुहा यानी कैविटी के बाहर स्थित होता है। इधर लिखेंगे कि यह लूज यानी कि ढीला, यह लूज स्किन होता है। हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे इसके अंदर 2 टेस्टिस होते हैं जो तापमान को बनाए रखता है। कीप अप द टेम्परेचर इन टेस्टिस फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। अब कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान देना है कि स्कोरटम को टेस्टिस का थर्मोरेगुलेटर भी कहते हैं। थर्मोरेगुलेटर का मतलब होता है ताप नियंत्रक, जो टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान देता है किसको, टेस्टिस को। तब जाके टेस्टिस इस तापमान पर क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन यानी शुक्राणु को बना पाता है। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास सेमनीफेरस टिब्यूल्स का संक्षिप्त वर्णन करना है। शुक्राणु जल नलिका के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है, ब्रीफली, यानी कि लघुतरीय प्रश्न टाइप का आपको करना है, क्योंकि अभी हम लघुतरीय प्रश्न ही आपके चैप्टर 3 से करवा रहे हैं। फिर चैप्टर 3 का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो करवाया जाएगा, है ना। इस तरह से आपको कवर करते चले जाएंगे। तो अगला है शुक्राणु जनन नलिका का, शुक्राणु जनन नलिका का नलिका क्या है, ये क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो लिखेंगे कि यह एक विशिष्ट प्रकार का संरचना है जो टेस्टिस के भीतर, टेस्टिस के अंदर होता है। जो कहां पर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो टेस्टिस के अंदर होता है, पूर्ण विराम। अब कहते हैं टेस्टिस के अंदर होता है, इसमें एक जगह पर यहां लिखेंगे यह नलिकार होता है, यह नलिकार होता है। नली क्या आकृति का ये दिखाई देता है, ठीक है ना। ओके, अब कहते हैं कि यह शुक्राणु का निर्माण करता है, निर्माण करता है, यानी इसी जगह स्पर्म क्या होते हैं कि बनते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद एक दो लाइन और इसमें आप जोड़ने का काम करेंगे, जोड़ सकते हैं। शुक्राणु जनन नलिका की संख्या अगर निकालना है तो देखेंगे कि एक ठो ये एगो रहता है चेम्बर, है ना। एक चेम्बर होता है, कंपार्टमेंट होता है, जिसमें 1 से 3 शुक्राणु नलिका होते हैं। तो 1 से 3 होते हैं, तो 250 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750। 750 तो 2 टेस्टिस तो कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। तो हम लिखेंगे शुक्राणु जनन नलिका की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? शुक्राणु नलिका की संख्या 700 पर, यानी कि संख्या प्रत्येक टेस्टिस में 750 होती है। तो दोनों में कितना हो जाएगा? 1500। कैलकुलेशन तुरंत कर लेना है। चलिए भाई, इतना ही लिखना है पॉइंट। आपको 2 नंबर मिलेगा, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है। जिसको डायग्राम याद होगा वो डायग्राम बनाइएगा, नहीं तो फिर केवल इतना लिख करके कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिसका नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन अभी है, कार्पस लुटियम का काम लिखना है। अब तो पहले हम लोग को ये पता होनी चाहिए कार्पस लुटियम क्या है, फिर इसके फंक्शन आपको तुरंत ही मिल जाएगा, सिंपलरली आपको याद आ जाएगा। तो कहते हैं कि कार्पस लुटियम के कार्य पूछ रहा है कि कार्य लिखे। तो पहले हमें जानना है कार्पस लुटियम क्या है। सिंपलरली जानिए, यह एक पीला शरीर है, यानी येलोविश बॉडी है, पीला शरीर है, जो अंडाशय के भीतर परिधीय भाग कॉर्टेक्स पर पाया जाता है, कॉर्टेक्स पर पाया जाता है, ठीक है। ओके, अब लिखेंगे कि यह ग्राफियन पुटिका के डीजेनेरेट से बनता है। जब वो टूट जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पर, जब द्वितीय ओसाइट बाहर निकलता है ओवम के रूप में, तो उस समय ग्राफियन पुटिका टूट जाती है। टूट जाने के बाद वो एक पीला शरीर बनाता है, जिसे हम लोग कार्पस लुटियम कहते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है वो देखिएगा।
यह प्रोजेस्टेरॉन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अंदिनवा नहीं, एनी टाइम नहीं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है, स्रावित करता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी डील कर लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोल ऑफ पोलर बॉडी इन ओवम, यानी अंड जन्म के समय ये बनता है ना, इस तरह से ये लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं, इसलिए आपको करवाया भी नहीं जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। जो था जो इंपोर्टेंट होगा उसी को करवाया जाएगा, अन्यथा नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्तनपान, लास्ट क्वेश्चन है स्तनपान, और इसी में दिया हुआ है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको याद नहीं करना, स्तनपान देखिएगा। तो कहते हैं कि स्तन ग्रंथि, स्तनपान को अंग्रेजी में बोलते हैं लैक्टेशन। आपको याद होगा लैक्टेशनल एमेनोरिया चैप्टर 4 में बताए थे, मतलब लैक्टेशन से वो रिलेटेड था, इसलिए हम आपको भी बता दिए, रिपीट करवा दिए। तो स्तन ग्रंथि में मिल्क के उत्पादन को स्तनपान कहते हैं। यानी स्तनपान में स्तन को पीना नहीं होगा, यहाँ स्तनपान का मतलब होता है स्तन ग्रंथि मिल्क का निर्माण, और पीना को कहते हैं अंग्रेजी में ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारे हॉस्पिटल में देखिएगा लगा रहेगा, केबिन बना रहता है जहाँ माँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर कहते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है दूध पिलाना, लेकिन यहाँ स्तनपान का मतलब दूध पिलाना नहीं होगा। यहाँ पर बायोलॉजिकली रीजन है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इनसाइड द ममारी ग्लैंड और ब्रेस्ट और इन फीमेल, यानी जितने भी स्त्री होते हैं उसके स्तन ग्रंथि में, ममारी ग्लैंड में जब मिल्क का उत्पादन होता है तो उसको हम लोग स्तनपान कहते हैं। सिंपलरली इसको याद रखिएगा, ओके। बस एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे एक ठो एरो मार के लिखेंगे कि स्तनपान पुबर्टी स्तनपान प्रसव के बाद उत्पन्न होता है। प्रसव के बाद, यानी शिशु का जो डिलीवरी होता है उसके होने के बाद जो है मिल्क उसमें बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम चैप्टर 3 से रिलेटेड महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सारे शॉर्ट क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा जितना भी बताए हैं। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।